सबको आवाज सुनाई दे रही है क्या? चलिए, सबको आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज बताओ, कैन यू हियर मी? यस, ओके, लेट अस स्टार्ट देन। कल का जो हमारा पजल था वो सबसे पहले देख लेते, इस पजल को सॉल्व करते। राइट, CH3Cl और सोडियम। सिंपल सी बात है, ये वुड सिंथेसिस है और ये दोनों बंदे एक साथ आएंगे तो मेन प्रोडक्ट आपका होगा CH3CH3 और NaCl ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट है, नो टेंशन। फिर CH3Cl और Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, ये इस बॉन्ड के अंदर घुस जाता है। दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। इससे हम अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स फॉर्म कर सकते हैं, अमाइंस भी फॉर्म कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मतलब बहुत इसके यूजेस है, छोड़ दो। उसके बाद है यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है जो कि यूजुअली कार्बन के ऊपर कभी नहीं होता, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद है ये देखिए C2H5 और हमें ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ये प्रोडक्ट दिया है और हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम होना चाहिए और मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन होने पर मैंने बोला कि क्या होता है। देखिए ये वाटर, ये कुछ एक्चुअली वाटर ऐसे होता है OH EH, तो ये OH इस MgBr के साथ चला जाता है और ये C2H5H यानी कि इथेन बन जाता है, C2H6 बन जाता है। और इथेन का क्लोरीनेशन करने पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने देखा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने ये भी देखा था कि अल्केन उतने रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि ना वो पोलार है, पोलार हो तो रिएक्टिव होते। कोई भी पोलार होना चाहिए रिएक्टिव होने के लिए। पोलार मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कुछ तो अटैक करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इन लोगों के ऊपर अटैक कहां से करेगा यार, कर ही नहीं सकता। तो ये उतने रिएक्टिव होते ही नहीं है। मैंने बताया था, आपको पता होगा, अल्केन जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही दिखाते हैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में उनका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है तब जाके फिर रेडिकल फॉर्म होता है और रेडिकल फिर रिएक्टिव होता है। अल्केन खुद रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन अल्कीन जो होते हैं वो क्या वो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्काइन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाते हैं। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स, चलो कोई बता सकता है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, जरा बताओ तो मुझे, कितना आपको आ रहा है, मैं जरा देखता हूं कितना आप कर रहे हो, जरा देखता हूं मैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, मैंने बताया था। यस, बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही अच्छे। ज्ञानेश्वरी क्या हुआ बताइए आप जरा। ऐसा नहीं है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, वेरी रॉन्ग, ठीक है। मैंने पढ़ाया है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस रट्टा मारना है यार, कुछ नहीं है, बस घर बैठे बैठे रट्टा मारो, फुल मार्क्स ले लो। अगर इतना आपको नहीं समझ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, कौन कौन लोग आए एक बार मुझे आप वीडियो ऑन करके जरा दिखाओ, जरा आपके चेहरे दिखाओ मुझे, वीडियो ऑन करके मुझे आप खुद के चेहरे दिखाओ, मुझे जरा देखने दो क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे बैठे हो। जरा देखूं तो मैं, ऐसे बैठे हो क्या? दीपक किधर है? दीपक बहुत अच्छे बेटा, दीपक तुम्हारा वीडियो दिखाओ जरा मुझे, लेट मी सी व्हाट आर यू डूइंग, एक बार देखूं सही में। वेयर इज दीपक? बहुत अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखा, मुझे बहुत मजा आया। ऐसे हो तो पढ़ाने में मजा आता है। दीपक चेहरा दिखाओ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अगर मैं जो पढ़ाता हूं उसको अगर इतने अच्छे से याद रखोगे ना तो केमिस्ट्री में आपके मार्क्स कहीं पर नहीं जाएंगे, कहीं पर। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं मुझे दिखाओ जरा, वीडियो ऑन करो प्लीज सभी लोग। जो वीडियो नहीं ऑन करेगा उसको मैं आउट कर रहा हूं अभी, क्विक। और जब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ना आपको, किधर है अंजलि, प्रीति, अतुल, शर्वरी, आपके चेहरे नहीं दिख रहे मुझे, 1 मिनट के लिए चेहरे दिखाओ। पढ़ाई कर रहे हो, पता नहीं किधर मजे मार रहे हो, जरा देखने दो। अरे अंजलि,
प्रतीक्षा, शर्वरी, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर नॉट शोइंग योर फेस. शर्वरी पता नहीं कहाँ अंधेरे में जाके बैठ गए. कुछ दिखाई भी दे रहा है? खुद बैठी हो या किसी दूसरे को बैठा है? मुझे तो चेहरा दिखा भी नहीं. हाँ, कम ऑन शर्वरी. क्या कितनी देर लगाते हैं मुझे फालतू कामों के लिए इनको. ऐसा नहीं. जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे टाइप करके बताए क्या प्रॉब्लम है. चेहरे नहीं दिखा रहे. आपके चेहरे यहां से कोई चुरा के नहीं ले जा सकता. मैं उनको ऐसे भी फिजिकल क्लासेस में देखता ही हूं. सो डोंट टेक टेंशन. कोई चुराएगा नहीं बेटा. नोबडी विल स्टील योर फेस फ्रॉम योर हेड, फ्रॉम योर शोल्डर. चलो ठीक है. तो इस तरीके से बहुत अच्छे बेटा अतुल, नहीं दीपक, आपने बहुत अच्छा काम किया. इतने जल्दी बता दिया. एरोमेटिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. उसके बाद इलिमिनेशन भी दिखाते हैं और मेटल के साथ भी दिखाते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हर बार लिखना होता है. कौन से न्यूक्लियोफाइल है, क्या क्या प्रिपेयर हो रहा है, उनसे क्या क्या बनता है. ये सब कुछ आपको ना मतलब जितनी बार लिखोगे उतना कम है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से ज्यादा रिवीजन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए. ठीक है ना. आपको ऐसे फटाफट बैठे बैठे आना चाहिए. बैठे बैठे आना चाहिए. बैठे बैठे अरे कौन से न्यूक्लियोफाइल हमने देखे हैं. OH माइनस, CN माइनस, NO2 माइनस, उसके बाद क्या है OR माइनस, उसके बाद क्या है अमोनिया, उसके बाद क्या था और हाँ CH3 या फिर RCOO माइनस. ये सभी न्यूक्लियोफाइल ऐसे आपके मुंह में होने चाहिए. तो इससे क्या बनता है अल्कोहल. इससे दो चीजें बनती है, एक तो साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड. साइनाइड कब बनता है, क्या यूज करने पर साइनाइड बनता है, बोलो जरा. बोलो कितना याद है. यही होना चाहिए. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना जब भी मन करे तब ऐसा बस याद करते रहो. बस काम खत्म. कुछ भी नहीं है. इस सब्जेक्ट की डिमांड ही इतनी है. बस इतनी सी डिमांड है. बोलो. यस आरसीएन. हाँ लेकिन क्या यूज करना चाहिए आरसीएन फॉर्म करने के लिए बेटा, ये बताओ मुझे. क्या यूज करना चाहिए दोनों में से. सब मतलब इससे फॉर्म होता है आरसीएन अल्काइल साइनाइड. लेकिन क्या यूज करने पर. आपके पास केसीएन और एजीसीएन दो है ना. हाँ केसीएन और इसके लिए आरएनसी के लिए एजीसीएन. वैसे यहाँ पे नाइट्राइट और नाइट्रोअल्केन फॉर्म होते हैं. यहाँ पे ईथर फॉर्म होता है. यहाँ पे अमाइंस फॉर्म होते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट. और अगर हमको प्राइमरी चाहिए तो हमको एक्सेस में किसको लेना चाहिए बोलो. अगर प्राइमरी पे ही रिएक्शन रुकवानी हो हमको और ज्यादा आगे वाले प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हमको एक्सेस में अमोनिया को लेना चाहिए या अल्काइल हैलाइड को. बोलो जरा एक बार. एक्सेस में किसको लोगे आप. देखिए याद नहीं है, मैंने लिखवाया है अमोनिया. बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छे. और इससे बोलो क्या फॉर्म होता है, जल्दी से बताओ. अल्कोक्साइड है, ये सिल्वर के साथ होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इससे क्या फॉर्म होता है जल्दी से बताओ. अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, अमोनिया, साइनाइड, नाइट्राइट, क्या फॉर्म होता है. फटक से आना चाहिए. हाँ इससे दीपक बहुत अच्छे बेटा. ईस्टर. इसे बोलते हैं पढ़ाई. बहुत ही क्विकली आना चाहिए, बहुत क्विकली. तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट है ऐसा समझो. और मार्क्स ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं बता रहा हूं कोई भी चुरा नहीं सकता आपसे. आउट ऑफ मार्क देता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही. मेरी बात याद रखना. फाइनल जब आओगे ना आप, जब एग्जाम हो जाएगी तब मुझे आके मिलना. तब जाके बोलोगे सर आपने वो जो बात बताई थी बिल्कुल सही थी. आप उसका टेंशन मत लो. सर ने जो बताया वो गलत है या सही है इसके बारे में आप टेंशन ही मत लो. क्योंकि मैंने इसमें ना 10-12 साल बिताए हैं. तो मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं. इनपुट आउटपुट रेशियो. इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब जितना इनपुट डालोगे उससे ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए. बहुत ज्यादा आउटपुट मतलब कितने आवर्स पढ़ाई करते हो आप, उससे कितने मार्क्स मिलते हैं. तो इनपुट आउटपुट रेशियो सबसे ज्यादा बायोलॉजी. ठीक है ना. सबसे ज्यादा बायोलॉजी मतलब थोड़ा पढ़ो बहुत ज्यादा मार्क. उसके बाद है आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ही मैथमेटिक्स नियरली होता है, और सबसे कम फिजिक्स। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने पर बहुत कम मार्क्स, ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर माइंड बहुत ब्रिलियंट हो ना तो फिजिक्स उसके लिए मतलब बहुत आसान होता है। मैं बहुत बार बताता हूँ ये, बाद में नहीं कहना सर ने आपने मुझे बताया नहीं कि किसको ज्यादा वेटेज देना है, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब ये अल्काइल हैलाइड है, इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ, तो ऑफकोर्स यार यहाँ पे मैग्नीशियम लगाना चाहिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। फिर यहाँ पे क्या लगाना चाहिए कि जिससे आपको अल्केन मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन पाने के लिए हम वाटर यूज करते हैं, कल ही रिएक्शन हुई। ये है आपका क्या, 2 अल्काइल हैलाइड है, जिससे आपको इथेन चाहिए। स्टेप अप रिएक्शन है, 2 लोग एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब वुड सिंथेसिस, उसके लिए क्या लगता है हमको? सोडियम लगता है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमको इससे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, अल्केन से अल्काइल हैलाइड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अरे अल्केन, अल्केन से अल्काइल हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? याद करो, याद करो, अल्केन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ऐसा आपको ना मन में आना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। प्रिपरेशन हम किससे किससे करते हैं? अल्कोहल से करते हैं, अल्केन से करते हैं, अल्कीन से करते हैं। अल्कीन से करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अल्केन से है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अगर एनिलीन से है तो सैंडमेयर्स रिएक्शन है। अगर अल्कोहल से है तो फिर 2-3 रिएजेंट है, PCl5, PCl3, SOCl2, उसके बाद एचक्स। ऐसा ना मन में याद करते रहो, जितना याद करोगे। देखो 1-2 रिएक्शन बस 1-2 चैप्टर के लिए करना है, फिर तीसरा चौथा चैप्टर ना पिछले, देखिए आपके पास ना 2-4 चैप्टर है, ठीक है, जितने भी चैप्टर है 1 2 3 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 मतलब हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, अल्डेहाइड कीटोन्स, सॉरी अल्कोहल्स, फिर उसके बाद अल्डेहाइड कीटोन, फिर अमाइंस। इन 5 में से ना पहले 2 ही ठीक करो, फिर इसमें ना वही वही रिएक्शन रिपीट होती है, वही वही। ये तो करने के बाद फिर तो इसमें कुछ नई रिएक्शन आती ही नहीं। ओके, उसके बाद हमको ये अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है अल्कोहल से, तो वही PCl3 यूज कर सकते हो, PCl5 यूज कर सकते हो, उसके बाद SOCl2 यूज कर सकते हो, HCl यूज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा याद आना चाहिए आपको। उनके बाय प्रोडक्ट्स भी, फिर PCl5 है तो POCl3, HCl, PCl3 है तो H3PO3, ये सब। उसके बाद है ये आपका इथर। अरे अल्काइल हैलाइड से इथर कैसे बनाओगे? ये पार्ट अल्काइल हैलाइड से आता है और ये आता है सोडियम अल्कोक्साइड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस क्या करो, सोडियम इधर सोडियम लगा दो बस। मतलब क्या, आपके पास CH2 CH CH3 इधर O, और ये यानी हो गया काम खत्म, इसका यूज करो। चलो, उसके बाद है ये अल्कीन। अल्कीन से आप बनाओगे अल्काइल हैलाइड, तो क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करो यार, उसके लिए HCl यूज करना पड़ता है, मार्कोनिकॉफ रूल। उसके बाद अल्काइल हैलाइड, ये एरो देखो, इससे ये प्रिपेयर करना है या इससे इसको प्रिपेयर करना है, एरो से समझता है राइट, कहां से कहां जाना है? तो इधर से इधर जाना है ना, इधर से इधर जाना है, मतलब अल्काइल हैलाइड से आपको नाइट्राइट पर आना है। तो मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे? AgNO2 नहीं, AgNO2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AgNO2 से नाइट्रो अल्केन फॉर्म होता है, तो KNO2 होगा यहाँ पे। क्या होगा? KNO2, राइट। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे पजल सॉल्व करोगे तो ये मजा आएगा, और थोड़ा थोड़ा याद करोगे रिएक्शन तो पजल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। और मजा आने पर पढ़ाई अपने आप होती है, टेंशन ही नहीं आता, बिल्कुल टेंशन नहीं आता। उसके बाद वुड सिंथेसिस के कुछ ये अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, जो कि यूजुअली आपकी किताबों में नहीं होंगे, लेकिन लेकिन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे आया। मतलब यूजुअली आपको ऐसे लगता है कि अरे ये कैसे करेंगे, ये थोड़ी, ये कहाँ से आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस उसका एप्लीकेशन है, उसको बस अप्लाई करना है बेटा, अप्लाई करना है। चलिए मैं बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्या होता है, कभी भी क्या होता है, एक ही काम होता है, 2 हैलोजन एक साथ होने चाहिए। ऐसे अल्काइल हैलाइड में एक ही होती है बात, ये ऐसा हैलोजन, ऐसा हैलोजन, फिर इधर से एक अल्काइल ग्रुप, इधर से एक अल्काइल ग्रुप, राइट।
और ये दोनों सोडियम के साथ चले जाते हैं। अब यहां पे ये दोनों एक दूसरे से दूर है, लेकिन बेटा एक्चुअली में एक दूसरे के पास आ सकते हैं, बस थोड़ा इसको घुमा लो घुमा लो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे घुमा सकते हो। ये ऐसी रिएक्शंस को ना आपको इमेजिन करना चाहिए। ये क्या हो सकता है, देखिए कैसे एक दूसरे के पास आ सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के पास आना है और इनके बीच सोडियम, तो कैसे घुमाना होगा, ठीक से देखो। पहले हम इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन बनाएंगे। हम 6 कार्बन है टोटल। अब मान लो सबसे पहली बात तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो इसको हटाऊंगा। दिमाग कैसे लगता है देखो अभी, और इसको हटा के ना ऊपर लिख दूंगा। चलो पहली स्टेप समझ में आई, क्या कर दिया मैंने, समझ में आया, यस ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा इसके करीब लाऊंगा, इधर घुमा के। कार्बन उतने ही है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब चौथा ऐसा नहीं निकालूंगा मैं, समझ रहा है, चौथा कार्बन में ऐसा नहीं निकालूंगा। देखिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सॉरी ये पहला, ये है आपका दूसरा, ये है आपका तीसरा। अब चौथा इधर नहीं निकालूंगा मैं, उसको ना ऐसे ले लूंगा नीचे। चलो समझ में आया क्या, बोलो मुझे, ये समझ में आया, नीचे ले लिया मैंने उसको, चौथे वाले को, राइट। उसके बाद पांचवा वाला इधर नहीं, क्योंकि हमको पहले वाले के करीब जाना है। देखिए 6th वाले कार्बन को पहले वाले कार्बन के करीब जाना है, तभी तो वो सोडियम के साथ निकल जाएंगे दोनों। तो इसको ऐसे करेंगे, ये आ गया आपका 5वां कार्बन, और 6th वाले कार्बन को मैं इधर लेके जाऊंगा, ये हो गया आपका 6th वाला कार्बन। समझ में आया सब कुछ, समझ में आया यहां तक, कोई प्रॉब्लम है, अरे बोलो रे, प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल सी बात है। अभी तीसरे कार्बन पर देखिए, ये तीसरे कार्बन पर क्या है, तीसरे कार्बन पर ये है, फिर पांचवें कार्बन पर, चौथे पर कुछ नहीं है, लेकिन पांचवें पर एक इथाइल ग्रुप है, राइट। उसके बाद 6th वाले कार्बन पर एक हैलोजन है, और फर्स्ट वाले कार्बन पर एक हैलोजन है। तो इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिखा, ये समझ में आया। अभी रिएक्शन की नहीं है मैंने बस उसको ऐसे लिखा है, राइट राइट, ओके। अब मैं यहां पे इन दोनों के बीच सोडियम लगा दूंगा, ये जो सोडियम है ना ये, तो अब ये सोडियम ऐसे निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड बना के, राइट। जब ये बेचारा, ये सब निकल जाएंगे, ये वाले, ये बोलेंगे चलो हम निकल जाते हैं, राइट, सोडियम हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, अब क्या होता है, इनके बीच बॉन्ड बनेगा ना, तो ये इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है। समझ में आया कैसे कंपाउंड बनाए, प्रोडक्ट कैसे बना, समझा क्या रे सभी को, और कैसे दिमाग लगाना होता है। अब ये बहुत मतलब हायर लेवल का एग्जांपल मैंने लिया है। एक्चुअली नीट में ये बहुत डिफिकल्ट अगर आया तो ऐसे आ सकता है, लेकिन ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टाइप का। अब चलिए थोड़ा सा, अब हो सकता है कि इस बच्चे ने गलत कर दिया होगा, लेकिन नहीं किया है, तो मैं थोड़ा इसको स्टेप वाइज लिखता हूं, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं समझेगा। इसका ये प्रोडक्ट इसने लिखा है, यहां पे देखिए, इसने ये यहां पे जो प्रोडक्ट लिखा है, तो मैं जरा कार्बन को नंबरिंग करता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब इसको मैं थोड़ा नीचे खिसका लेता हूं, इसको, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। नोट्स को थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं। हाँ, तो इसकी ये रिएक्शन ऐसे हुई है, तो कैसे हुई है ये बताने के लिए इस मॉलिक्यूल को मैंने कैसे निकाला, ये देखिए। इस मॉलिक्यूल को मैंने पहले ऐसे, अगर आप देखोगे यहां पे, तो एक्चुअली इसने क्या किया है, ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन उसने तीसरा कार्बन लिया, मतलब पहला वाला कार्बन, अरे इसने बहुत ही गड़बड़ कर दी है, एक पांचवा और तीसरा, तो ये पांचवा कार्बन है, ये तीसरा, मतलब ये इसने इधर से उल्टा लिया क्या, ठीक है, ये तीसरा अगर बोलेंगे 1 2 3, हाँ, तो इसने क्या किया है, ये पहला वाला कार्बन लिया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये पांचवा कार्बन, और ये 6th वाला कार्बन। तो इसी तरीके से लेता हूं, ठीक है। तो देखिए अभी,
तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। आपका लेक्चर खत्म होने का मन ही नहीं करता यार, बहुत मजा आता है पढ़ाते हो, लेकिन खत्म हो जाता है, क्या करें। तो पहला वाला कार्बन यहां पे, राइट, ये वाला कार्बन। फिर दूसरा वाला कार्बन यहां पे, ये पहला, ये दूसरा। फिर तीसरा वाला कार्बन नीचे, ये हो गया आपका तीसरा वाला। फिर चौथा वाला कार्बन यहां पे, चौथा वाला कार्बन हो गया, चौथा वाला कार्बन। उसके बाद ये देखिए, मैं नाम भी लिख रहा हूं इसका, चौथा कार्बन, फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ वाला कार्बन, ये हो गया आपका फिफ्थ वाला कार्बन, ठीक है, दिस इज फिफ्थ। उसके बाद सिक्स्थ वाला कार्बन, ठीक है ना, ये हो गया सिक्स्थ वाला कार्बन। पहले वाले को थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, ऐसे। अब चलिए, फिर इस मॉलिक्यूल को मैं लगा रहा हूं ब्रांचेस। कौन से पर? तीसरे वाले पर, ये तीसरे वाले पर, और पांचवे वाले पर। उसने ऐसी लगाई ना, तो ऐसे ही लगाता हूं, ऐसे ऐसे लगाइए, दिख रही ना ऐसे, इसलिए वैसे ही लगा रहा हूं। और ये भी एक इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाले। और फिर इधर एक हैलोजन है सिक्स्थ वाले पर, और फिफ्थ वाले, मतलब फर्स्ट वाले पर भी हैलोजन है एक। तो कुछ ऐसे लगाता हूं हैलोजन, और इनके बीच अब सोडियम ला दिया मैंने। चलिए, अब ये और इनके बीच ये सोडियम, तो अब चला जाएगा ये वाला, मतलब ये सोडियम हैलाइड बना के चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये काम होता है बेटे। तो चलो, और फिर अब देखोगे आप प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट की जगह पर ये कैसे हुआ, ये और मतलब ये आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन। समझ में आया ना ये इलस्ट्रेशन कंप्लीटली? तो अब ये वाला है दूसरा, इसको देखिए, इसको भी ऐसे ही घुमा के लिया है, कुछ भी नहीं। देखिए, अब ये डायरेक्टली समझ सकता है आपको, ये वाला है आपका, राइट। तो सिंपल सी बात है, इसको भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं हम, मतलब कैसे? ये देखिए 1 2 3 4 5, तो सिंपल सी बात है, ये 1 2 3 4 5। तो उसको और देखिए, ये और मतलब दूसरा रास्ता ये इस तरीके से, ये पहला वाला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ में आया ये भी साइक्लोपेंटेन कैसे बना? अरे समझा कि नहीं? बोलो यार, बोला करो। हाँ, बोला करो, बोलोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज कैसे मजा आएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें ना कंफ्यूज हो जाते लोग, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते। चलिए, अब मैं एक चीजें इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, जो लाइट होती है ना, चलिए थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद को दिखा रहा हूं, डर मत जाना। ये वीडियो आजा बेटा, और स्टार्ट हो जा। हाँ, स्पॉटलाइट। चलिए, मैं दिख रहा हूं सबको, दिख रहा हूं क्या मैं? राइट।
तो देखिए लाइट जो होती है ना बेटा, लाइट, ये लाइट दो तरीके से होती है, मतलब उसमें दो फील्ड्स होती है, वो छोड़ दो, लेकिन जो लाइट आती है ना किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है तो वो कुछ इस तरीके से आती है। देखो मान लीजिए यहां पे एक सोर्स है, तो ये आपकी तरफ ऐसे आ रही है, राइट, तो वो देखिए कुछ ऐसे ऑसिलेट होते हुए आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो ऑसिलेट सभी प्लेन्स में होती है, मतलब इधर से इधर अगर वो आ रही है तो देखिए वो ऐसे भी ऑसिलेट होगी, राइट, फिर वो ऐसे भी ऑसिलेट होगी, फिर वो तिरछी ऐसे भी ऑसिलेट होते आएगी, ये देखिए, मतलब जब ये लाइट आ रही है ना ऐसे यहां से इधर आपकी तरफ, तो ऐसा अगर विजुअलाइज करोगे आप, ऐसा पाइप आ रहा है आपकी तरफ, एक पाइप से पानी आ रहा है, तो उसमें ना लाइट ऑसिलेट, देखिए आप ये ठीक से देखिए, ये है लाइट ऑसिलेट, यहां से इधर भी ऐसे करती है, दूसरा एक वेव ऐसे भी ऑसिलेट करता है, और आपकी तरफ भी आ रहा है वो, ऐसे भी ऑसिलेट कर सकती है, ऐसे भी ऑसिलेट करके आपके साथ आ सकती है, फिर इधर से ऐसे भी ऑसिलेट करके, लेकिन आएगी आप ही की तरफ। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो एक बार, ये समझ में आया किस तरीके से ऑसिलेट करके लाइट आती है? आ तो रही है वो बोर्ड से आपकी तरफ, लेकिन ऑसिलेट वो हर प्लेन में कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक प्लेन है, ऐसा नो, वो ऐसे भी ऑसिलेट करेगी, राइट। तो ये अलग अलग पोलराइजेशन में हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए, तो आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको अगर आप देखोगे, ऑर्डिनरी लाइट मतलब किसी भी सोर्स से अगर लाइट आ रही है बेटा, किसी भी सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो देखिए मान लीजिए आपकी तरफ लाइट ऐसे आ रही है, आप मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट है और बी आप है, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, तो इस पाइप को अगर आप ऐसे काटोगे और इस साइड से देखोगे आगे से, तो आपको ये ऐसे दिखेगी, सभी प्लेन में ऑसिलेट हो रही है, या इधर भी ऐसे ऑसिलेट हो रही है, ऐसे भी ऑसिलेट हो रही है, ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी ऑसिलेट हो रही है। फिर इस ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, प्रिज्म मतलब ये ऐसे होता है, ये हुआ एक प्रिज्म और ये है दूसरा प्रिज्म, ऐसे दो प्रिज्म्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपकाते हैं। ये देखिए यहां पे चिपकाया इन दोनों को, दो प्रिज्म से, 1 2, दिस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट, और उसको चिपकाया गया है, राइट। उसके बाद जब लाइट इससे पास होती है तो वो सभी प्लेन में ऑसिलेट नहीं करती, मतलब उसके पूरे के पूरे प्लेन निकल जाते हैं और सिर्फ एक ही प्लेन में वो ऑसिलेट करती है, एक ही प्लेन में वो ऑसिलेट करती है, मतलब ये फिल्टर की तरह काम करता है, सभी बाकी के ये प्लेन कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ वो एक ही प्लेन में ऐसे ही ऑसिलेट करेगी, कौन से भी एक प्लेन में, ये देखिए एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ये सभी प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनती है। चलिए यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? राइट। तो अब उसके आगे अब मान लो उस लाइट को आप किसी कंपाउंड से पास करते हो, कोई भी कंपाउंड है आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सारे कंपाउंड है, उस कंपाउंड से पास करते हो, और पास करने से पहले वो जैसे ऑसिलेट कर रही थी वैसे ही अगर ऑसिलेट कर रही है सेम, तो बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली मतलब लाइट, लाइट के ऊपर ये कोई भी चेंज नहीं कर रहा, लाइट को जैसी थी वैसे ही रख रहा है, सो इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट, लाइट मतलब ऑप्टिक्स, सो लाइट के लिए ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इसलिए कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और अगर कोई कंपाउंड अगर ऐसा है जब उससे लाइट पास होती है तो लाइट पहले तो ऐसे ऑसिलेट कर रही थी इस प्लेन में, और इससे पास होने के बाद ये उसने अपने ऑसिलेशन का प्लेन बदल दिया है, तो मतलब ऐसे थी, ऑसिलेशन का प्लेन बदल दिया, मतलब एक तो
वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट होता है। अगर वो प्लेन रोटेट होता है तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। वो किधर रोटेट करता है उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अगर वो लाइट पहले ऐसे ऑसिलेट हो रही थी, बस इसको रोटेट करना चाहिए, एक तो इधर या तो इधर। when optically active light is when a plane polarized light is rotated, then it is called optically active compound। समझ में आया ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं? जो लाइट को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को, उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और जो नहीं रोटेट करता उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। अब उसमें भी दो टाइप है, ऑप्टिकली एक्टिव में दो टाइप से, ठीक से देखो जरा। देखो अब लाइट दो तरीके से रोटेट हो रही है, राइट? लाइट दो तरीके से रोटेट हो रही है। एक मतलब लाइट थी ऐसे, पहले ऐसे थी, अगर वो ऐसे रोटेट होती है मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बोलो जरा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बोलो। अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझता है ना बेटे? हाँ एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज लाइट रोटेट होती है तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो, लीवो रोटेटरी। और अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाईं तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना? और अगर वो टुवर्ड्स राइट साइड रोटेट होती है, अगर वो टुवर्ड्स राइट साइड यानी इस तरफ रोटेट होती है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, या फिर राइट साइड को रोटेट होती है, तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हमने देखा क्या क्या देखा? एक हमने देखा कि ऑर्डिनरी लाइट होती है, राइट? इसको जरा मैं चेंज कर दूं, इसने ना स्पेलिंग उसको पता नहीं थी शायद पहले बार लिखते वक्त। ये देखिए लीवो, राइट? तो हमने देखा कि ऑर्डिनरी लाइट होती है जो कि सभी प्लेन्स में रोटेट होती है, सभी प्लेन्स में। उसको अगर हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो वो बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, इसके प्लेन को कोई कंपाउंड रोटेट नहीं कर पाता तो उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं, और जो कंपाउंड इसके प्लेन को रोटेट करता है उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अगर वो कंपाउंड लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करता है तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। अगर वो कंपाउंड उस प्लेन को राइट साइड को रोटेट करता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। लियो रोटेटरी को सिर्फ यल भी कहा जाता है, या फिर माइनस का साइन भी यूज किया जाता है। लियो का मतलब लेफ्ट होता है, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है। उसके लिए स्मॉल डी भी यूज किया जाता है, कैपिटल डी नहीं, कैपिटल डी का अलग मतलब होता है, वो बाद में देखेंगे। स्मॉल डी भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर प्लस का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल यल ही इस्तेमाल करना है लियो के लिए, कैपिटल यल नहीं करना है। चलिए इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है क्या? बोलो मुझे जरा, बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन है क्या? राइट, तो आगे चलते हैं हम। तो अब क्या देखना है? वैन हॉफ एंड लीबेल पोस्टुलेट। वैन हॉफ और लीबेल का क्या कहना है? अब देखिए भैया, कोई भी कंपाउंड आप ले लो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली है कि नहीं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। प्लेन पोलराइज लाइट लेनी पड़ेगी, उसको पास करो, फिर उसको मेजर करो वेदर वो रोटेट हो रही कि नहीं। तो ये कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं कि सिर्फ मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर को देख के ही आप बता सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। समझ में आया? वैन टॉप लीबेल का कहना क्या है
कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, इसके लिए ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के ही बता सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये कायरल जो चीज है, इसको आप चिरल भी बोलते हो कुछ लोग, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन कायरल है। तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब कायरल क्या होता है वो देखना होगा। पहले तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल क्या है? तो कायरल वो चीज होती है जिसके सभी के सभी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम सब बातें करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये अभी नहीं समझेगा आपको। और अकायरल वो होता है जिसकी कम से कम एक मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है। अब इसका मतलब क्या है, जरा ठीक से समझना है हमको। अभी तक यही हमने देखा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो पीपीएल को रोटेट करता है, जब पीपीएल को रोटेट करता है वो, एक मिनट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो नहीं करता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इतना तो हमको अभी तक पता है। उसके बाद वैन टॉप लीबो कहते हैं कि भैया एक्सपेरिमेंट मत करो, डायरेक्ट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के ही बता सकते। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा है, टेट्राहेड्रल है, उसके बाजू में कौन कौन ग्रुप्स अटैच्ड है, अगर आपको ये पता है तो आप इसको ही देख के बता सकते हो यार कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो कैसे बता सकते? उन्होंने बोला कैसे बता सकते, तो ऐसे बता सकते। तो पहले देखो कि वो मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल। ठीक है, कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कायरल का मतलब क्या है? मिरर इमेजेस से। कायरल का मतलब मॉलिक्यूल समझने से पहले हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कायरल का मतलब क्या होता है। डेली लाइफ में हर चीज जिसकी एक मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है। सुपर इंपोजेबल मतलब आप चम्मच ले लो ऐसा, चलो इसकी मिरर इमेज निकालो, ले लो, ये मिरर इमेज ऐसे ही उठा कि इसके ऊपर रखने की कोशिश करो, तो एक दूसरे को ढक देते हैं, ढक देते हैं। झाकतात, ढकना, झाकने, सुपर इम्पोज करणे, सुपर इम्पोज म्हणजे कंप्लीटली झाकणे। तो ये हो गया आपका अकायरल। अकायरल, कायरल होने के लिए सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसी चीज है कुछ आपके घर में, ऐसी चीज है, इसकी मिरर इमेज निकालो, इसकी मिरर इमेज ऐसे आएगी। अब मिरर इमेज तो निकालते आनी चाहिए ना यार, नहीं गलत हो गई, गलत हो गई ना, ऐसी होगी, ऐसी होगी, और ये इधर होगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, चलो ऐसी है वैसी, इसको घुमाना नहीं है। देखिए हो रहा है क्या सुपर इम्पोज? नहीं हो रहा सुपर इम्पोज, नहीं हो रहा ना बेटा, जैसा वैसा, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे को ढक नहीं रहे। देखिए इसको ऐसे उठाओ, अरे क्या कर रहे हो यार, और ढकने की कोशिश करो, चलो 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 चलो, एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे हैं ये, अरे रे रे नहीं, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं ढक पा रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, तो ये हो गया कायरल। दिस गाय इज कायरल, दिस ऑब्जेक्ट इज कायरल। चलो मुझे ये बताओ, ये कायरल है या अकायरल? आप बताएंगे मुझे, दिमाग लगाओ। टी, टी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये कायरल है या अकायरल? यस, वेरी गुड अंजलि, अकायरल, इट इज अकायरल। उसके बाद और एक बार जरा शेयर करता हूं फिर से। चैट। उसके बाद मुझे बताइए, आपका हाथ, आपका जो हाथ है
कायरल है या अकायरल है बोलो। हाथ, हाथ कैसे है? सुपर इंपोज कर सकते हो क्या हाथ को? देखो जरा, मिरर के सामने रखो हाथ को, या फिर ऐसा, ऐसा रखो मिरर के सामने, फेस टू फेस नहीं, साइड वाइज रखो, साइड वाइज, मतलब ऐसा। ऐसा रखो। यार मुझे हाथ निकालना नहीं आ सकता, आई डोंट नो। ये, अरे ये बड़ी होती है, ये फिर छोटी, ये छोटी, ये हो गया आपका हाथ। हाँ देखो, कायरल है अकायरल है बोलो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस इट इज, इट इज कायरल। अरे हाथ तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कायरल, कायरल चीज है। बॉल कैसा है बोलो, कायरल या अकायरल? अकायरल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं बता रहा हूं ना ये, अब देखो जरा, अब देखो ठीक से। मैंने बोला है कायरल का मतलब नो मिरर, नो मिरर इमेज शुड बी सुपर इम्पोजेबल। अकायरल का मतलब एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। अब ये समझता है कि नहीं, देखता हूं मैं आपको। हाँ, कायरल या अकायरल? बोलो बेटा। हाँ सभी को लग रहा है कायरल, बस अंजलि को नहीं लग रहा। तो मैं दिखाता हूं आपको। कायरल ही बोल सकते हैं सभी लोग, क्यों? क्योंकि ना वो बोलेंगे यार इसकी तो इमेज ऐसी आएगी, ये थोड़ी ही सुपर इम्पोजेबल है, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना, अगर आप करके भी देखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो सुपर इम्पोजेबल थोड़ी है, नहीं है। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला कि उसको घुमा के भी देखना पड़ता है उस चीज को हर तरफ। एक भी अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल आई तो वो अकायरल बन जाएगा। यानी कि इस मिरर इमेज को अगर आप रोटेट करते हो इसको 90 डिग्री से, या फिर कुछ भी यार ऐसे भी कर दो, ऐसे, तो इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी? हाँ ऐसे आएगी ना। अब कायरल है या अकायरल है बोलो। ठीक से अंजलि, आपको कायरल और अकायरल में कंफ्यूजन हो रहा है। जो ढकता है वो अकायरल है, जो ढकता नहीं वो कायरल है। देखिए ढकने का मतलब ऐसा आप याद करो, कायरल म्हणजे कार्ट, कायरल मतलब क्या? कार्ट, कार्ट म्हणजे कसं असते आगाव, कार्ट मराठी में जो ये वर्ड है कार्ट, कार्ट मीन्स बदमाश लड़का, है ना, बदमाश लड़का। तो बदमाश लड़का क्या कर रहा है? बारिश आ रही है और आप उसको ढकना चाह रहे हैं लेकिन वो ढक नहीं पा रहा, मतलब कहीं से तो भीग ही रहा है वो, समझ रहा है? मतलब छाता लेके जा रहे हो और आपका मतलब कोई बच्चा है बहुत ही बदमाश है, कार्ट है, उसको कार्ट कब बोलोगे? बदमाश है तो उसको कार्ट बोलोगे आप, तो बहुत ही बदमाश है वो। तो बारिश में आप उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो छाते के अंदर से बाहर ही निकल रहा है, इधर तो जा रहा है उधर तो जा रहा है, मतलब उसकी माँ की वो सुन नहीं रहा। तो जो नहीं ढका जा रहा ठीक से उसे हम कायरल बोलेंगे, कार्ट, कायरल। ट्रिक समझ में आई क्या? कायरल यानी कार्ट, बदमाश लड़का जो कि ढक नहीं पाता। समझे क्या? कुछ भी करो ढकता ही नहीं इमेज को। अरे ट्रिक समझ में आई या ऐसे ही फालतू लगा? हाँ ठीक है। अब क्या करें, ऑन द स्पॉट ट्रिक बनाए तो फालतू ही होगी, लेकिन याद करने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है यार, याद तो रहेगा आपको। कार्ट यानी वो ढकता नहीं, छाते के अंदर से जा रहा है माँ के साथ, माँ उसको ढकने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से, लेकिन वो ढक ही नहीं पा रही। अगर आप देखोगे ये वाली इमेज, उसको लेकिन हर तरीके से देखना होगा, हर तरीके से। ये वाली इमेज अगर आप देखोगे तो इसको कितना भी घुमाओ, कितना भी घुमाओ, देखो
कितना भी घुमाओ, इसकी मिरर इमेज ना कभी भी ढक नहीं पाओगे आप, कुछ भी करो। तो ये कार्ट है, कार्ट, क्योंकि इसको ढक ही नहीं पा रहे, ये भीग ही रहा है, तो ये कायरल हो गया। अब इसको देखो, घुमाओ, इसको अगर आप 90 डिग्री से घुमाओगे ऐसे, तो इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी? इसकी मिरर इमेज, सॉरी, ऐसे आएगी मिरर इमेज। तो ढक के देखो, नहीं ढकता, नहीं ढक रहा, इधर आ रहा है ये, ठीक है ना, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली नहीं ढक पा रहे। समझ में आया अब कायरल और अकायरल का मतलब? ठीक से बोलो, यस। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। हमने देखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट है, उसको निकोल प्रिज्म से डालो, फिर उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करो। अगर कोई कंपाउंड इसको रोटेट नहीं कर पाता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर कंपाउंड इसको रोटेट करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, वो लिवो रोटेटरी यानी स्मॉल एल है या फिर माइनस है। और जो राइट साइड यानी क्लॉकवाइज घुमाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी प्लस है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हर बार मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो वैन टॉप लीबेल ने कहा कि भाई इतना मत करो, बस मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो भी आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल का? तो कायरल होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन कायरल चीज क्या होती है ये देखने के लिए हमने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। तो कायरल वो होती है जिसकी एक भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब हर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, हर। और अकायरल वो होती है जिसकी एटलीस्ट एक मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो। ओके, बाय बाय।